Assalamu alaikum. Welcome to Biology with Mariko. And today we are going to start our new chapter, chapter number 5, class metric reproduction. So, re means again and production means to produce. So, it is a method in which organisms produce their own kind of offsprings is called reproduction. सो एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह का मेथड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे ही औलाद को पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाइटल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, अहम प्रोसेस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए। उनमें से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, अपनी औलाद या अपने जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स को पैदा करती हैं, उनको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फंक्शन होता है लिविंग थिंग्स के लिए। फंडामेंटल इस तरह से कि ये रिप्रोडक्शन मेनली ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से आगे आने वाली जनरेशन कंटिन्यू होती है। जब रिप्रोडक्शन नहीं होती तो वो जो स्पीशी है वो अपनी ही जगह पे स्टॉप हो जाती है एंड देन उसका टाइम एक आता है, देन फिर वो एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक फंडामेंटल फंक्शन होता है लिविंग थिंग्स के लिए, ताकि उनकी कंटिन्यूटी हो सके। ठीक है, अपनी स्पीशीज़ जो है वो आगे उनकी जनरेशन बढ़ाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन करवाई जाती है। सो एन इंडिविजुअल विल नॉट डाई इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस बट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो ना सिर्फ उसकी आगे जनरेशन ख़त्म होगी, बल्कि उनकी जो जनरेशन चल रही है वो भी वहाँ पे एक्सटेंट या डेंजर में चली जाएंगी। इफ़ डज़ नॉट रिप्रोड्यूस रेगुलरली, अगर वो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है अगर रेगुलर नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म नहीं करवाया जा रहा, तो वो स्पीशीज़ जो हैं वो आखिर में इन डेंजर हो जाती हैं, मीन्स के ख़त्म होने के चांसेस हैं या वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, क्यों ख़त्म हो जाती हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो बहुत ही लो है। आखिर में क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है, मीन्स के पहले के कि वो डेंजर हो सकती हैं, मीन्स के वो ख़तरा हो सकता है उनको, लेकिन आखिर में क्या होता है, लो रिप्रोडक्शन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, मीन्स के वैनिश हो जाती है, ना कहीं नामो निशान नहीं होता है अगर रिप्रोडक्शन ना करें। कुछ ऐसे प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल की स्पीशीज़ होती हैं वो डेंजर में जाती हैं एंड देन पे एक्सटेंट हो जाती हैं। क्यों एक्सटेंट हो जाती है? क्योंकि जो मैन होते हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, किल करते हैं। ठीक है, वो इसलिए उनका फिर रेट जो है वो रिप्रोडक्शन का कम हो जाता है। ये पहले तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन अगर उनको किल कर दें, उनको मार दें, लार्ज नंबर के अंदर उनको मार देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो समटाइम्स चेंजेस इन एन हैबिटेट, कभी कभार जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस आते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये होता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, कि किसी ऑर्गेनिज्म को एक फेवरेबल कंडीशंस दी जाएँ तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। वो होती है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ एनी गैमेट। ठीक है, मतलब फ्यूजन नहीं होती है, उनका यूनियन जो है वो नहीं होता, वो मतलब मिलते नहीं हैं। अब गैमेट्स कौन से होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में मिलते नहीं है विदाउट फ्यूजन।
जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट जो है आपस में फ्यूजन करते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूजन करके जो रिप्रोडक्शन करवाई जाती है उसको हम सेक्सुअल कहते हैं। तो यहीं से दूसरा डिफरेंस ये आता है कि अगर विदाउट फ्यूजन है तो इट मीन्स के 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसमें, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और वो भी अपोजिट सेक्स के, मीन्स के मेल और दूसरा फीमेल होगा। थर्ड हमारे पास है कि कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, मतलब उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है वो एक प्रोसेस है, फिनोटिपिकली सेम होते हैं। ठीक है, क्या होता है? वो फिनोटिपिकली सेम होते हैं, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो सेम होती है। वो क्यों सेम होती है? क्योंकि उनमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट जैसे सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है क्योंकि मेल दूसरा और फीमेल दूसरा। ठीक है, वो जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। नाउ द फोर्थ इज ऑर्गेनिज्म जो है उनका जेनेटिकली मटेरियल मीन्स के जो जीनोम है, ठीक है, जीनोम कहें या जेनेटिक मेकअप कहें, ठीक है, इसको हम कहेंगे जेनोटिपिकली जो सेम होते हैं, मतलब उनका जो डीएनए है वो सेम होगा उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो किस चीज़ में होता है? वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिकल जो मटीरियल होता है वो भी अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जब एक पेरेंट 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो दोनों पेरेंट के डिफरेंट जब जेनेटिक मटीरियल आपस में बनेंगे, एक न्यू मटीरियल बनेगा जिसको हम कहते हैं कि एक नया आपके पास जेनोटिपिकली, मतलब कि एक नया आपके पास डीएनए बना, एक नया जीन की कॉपी बनी है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सो इसके अंदर जो है वो जीन्स के कॉम्बिनेशंस नहीं होते, मतलब न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं होते, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होती इसके अंदर। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती हैं और उस कम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। उस चेंजेस की वजह से जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एटीपी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मतलब इसमें इतना एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ये हम पढ़ेंगे इस तरह से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फास्ट प्रोसेस किस तरह से होता है। मीन्स कि जस्ट 20 मिनट्स के अंदर भी जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है। हर ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से ही रिप्रोडक्शन हो रही होती है। असेक्सुअल का अपना और सेक्सुअल का अपना होता है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि एटीपी जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है, एटीपी आपको ज़्यादा चाहिए होती है उसके अंदर, और वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। अब वेरिएशंस किस तरह से होती हैं? वेरिएशन जो है वो आपका प्रोसेस होता है वो माइटोसिस का, जिसके अंदर माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 होती है। उसमें भी जो प्रोफेज 1 था उसके अंदर जो डिप्लोटीन पार्ट था उसकी वजह से ही चेंजेस आती रहती हैं, एवोल्यूशन होती रहती है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स के अंदर। तो जो प्रोटिस्ट और प्लांट्स होते हैं इन दोनों में जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो आपके अमाइबा, पैरामीशियम, मतलब ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। बैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोट्स ताल्लुक़ रखता है, तो इट मीन्स इन सब में जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। किस तरह से वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के ज़रिए से प्लांट जो है आर डिस्क्राइब्ड, मीन्स के असेक्सुअल मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो बाय फिशन मीन्स के स्प्लिटिंग, बाइनरी फिशन ये हम पढ़ते हैं भी। तो बाय फिशन मतलब कि स्प्लिटिंग, टूटना, ब्रेक डाउन होना। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो स्प्लिट होता है
दो या दो से ज़्यादा सेल्स के अंदर स्प्लिट होना, ब्रेकडाउन होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन। ये एक सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट एक टाइप होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स और डिवीज़न होती है न्यूक्लियस की, तो हम कहेंगे यूकैरियोट्स। तो दोनों की जब रेप्लिकेशन होती है और डिवीज़न होती है, तो वो डिवीज़न के बाद क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी बन जाती है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और हर एक डॉटर सेल्स के पास इक्वल अमाउंट का न्यूक्लिक और जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से ही अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर चुके हैं और अपनी न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर चुके हैं। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो चुका है। जब वो डिवाइड होगा तो वो इक्वल अमाउंट में होगा। बाय फिशन कोई ऐसा नहीं है कि एक सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में चला जाए और एक सेल के अंदर बहुत कम, ऐसा नहीं होता। इक्वल अमाउंट में दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। फिशन की दो टाइप्स होती हैं, एक बाइनरी फिशन होती है और मल्टीपल फिशन। सो द बाइनरी फिशन जहाँ पे मदर सेल जो है वो डिवाइड होता है दो सेल्स के अंदर। इसके दौरान जब दो सेल्स में डिवाइड होगा तो उसके लिए भी उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। अब वो फेवरेबल कंडीशंस कैसे मिलेंगी? एक बैक्टीरिया है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? टेम्परेचर चाहिए उसको, न्यूट्रिशन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जब ये सारी फेवरेबल कंडीशंस उस बैक्टीरिया को मिलेंगी तो वो बैक्टीरिया जो है मदर है, सेल है, एक बैक्टीरिया एक मदर सेल है, वो डिवाइड हो जाएगा दो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, दो बैक्टीरिया डॉटर सेल्स के अंदर विदिन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियम जो है वो दो बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर। तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप की रेप्लिकेशन कर सके, अपने आप को डिवाइड कर सके, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और जिसके अंदर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या नाम देते हैं? बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। सेकंड है हमारे पास मल्टीपल फिशन। सो तो मल्टीपल फिशन के अंदर सिंपली क्या होता है कि एक मदर सेल है हमारे पास, वो मदर सेल क्या होती है, वो डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स के अंदर। बाइनरी फिशन में क्या हो रहा था? सिर्फ एक डॉटर सेल जो है एक मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही थी। लेकिन मल्टीपल फिशन नाम से आपको पता चल रहा है कि एक मदर सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, उसको हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। सो द सेकंड प्रोसेस इज़ बडिंग। बडिंग एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें पेरेंट सेल्स जो है वो एक आउट ग्रोथ बनाते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ बनाते हैं, जिसको हम बर्ड कहते हैं, बड। तो बर्ड को जो है डिटैच किया जाता है अपने पेरेंट सेल या बॉडी से और फिर उसको ग्रो करवाया जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये जो है ज़्यादातर यीस्ट और कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डायग्राम में है यीस्ट सेल। हमारे पास यीस्ट सेल है, अब वो आप देख सकते हैं कि वो डिवाइड होना चाह रहा है। वो एक सबसे पहले पेरेंट सेल है, वो अपने आप में एक बर्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो यीस्ट होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मौजूद होता है, इसकी वजह से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो सबसे पहले एक यीस्ट सेल है, वो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करेगा। ठीक है, तो उसमें ऊपर से एक बर्ड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा ड्यू टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। उसके ऊपर डेवलप होगा क्या? बर्ड जो है वो उसके ऊपर डेवलप होना स्टार्ट होगा, तो वो एक न्यू बर्ड बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एक पेरेंट बॉडी के ऊपर बर्ड का जाना, कुछ आउट ग्रोथ बन जाना, छोटी सी आउट ग्रोथ बन जाना, उसको हम बर्ड कहते हैं। तो बर्ड एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं।
वो चेन्स में भी पाई जा सकती हैं, स्ट्रेट चेन में भी पाई जा सकती हैं और एक भी हो सकती हैं। तो हम अगर उस एक बर्ड को उस पेरेंट सेल से या पेरेंट बॉडी से अलग कर दें तो वो खुद ग्रो कर सकता है। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सब कुछ मौजूद है। इसीलिए जब हम बर्ड को बॉडी से अलग करेंगे तो वो ग्रो होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो सकता है। क्यों तब्दील होगा? क्योंकि उसके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड हो सके, वो अपने आप को ग्रो करवा सके। तो ये प्रोसेस बर्डिंग कहलाता है। बायोस्पोर्स फंजाई, अल्जी, प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वो एक बॉडी के ऊपर डेवलप्ड होता है, जिसको ये कुछ ऐसे स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। वो अपने अंदर जो है वो बहुत सारे यूनिसेलुलर स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स जो है वो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं। यूजुअली ये जो है वो विंड में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स के पास एक थिक लेयर होती है। थिक लेयर मतलब कि स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर हैं, उनके एक नेट टाइप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्पोर्स हैं और स्पोर्स थिक है। अब वो जो स्पोर्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर में है, जिसको हम वॉल कहते हैं। उसके पास एक रेजिस्टेंट वॉल होती है और उसकी वजह से ही वो सरवाइव कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। रेजिस्टेंट वॉल को हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। वॉल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जब वो अपने बॉडी से बाहर आ जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं तो वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकता है। उसके पास एबिलिटी है, वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। तो बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए था? फेवरेबल कंडीशंस चाहिए थी। तो ये जो डायग्राम है ये फंजाई की है। तो इसमें आपको ये दिखाया गया है कि जो पूरा एक सर्कल में कवर है वो स्पोरेंजियम है। इसके अंदर कुछ स्पोर्स हैं, स्पोर्स बने हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया ने स्पोर्स को प्रोड्यूस किया। वो स्पोर्स क्या थिक हैं और ये एक वॉल रेजिस्टेंट वॉल स्पोरोपोलेनिन के अंदर पैक है, ठीक है। अब बाहर इसके पास जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी बाहर तो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर्वाइव? क्योंकि उसके पास जो रेजिस्टेंट वॉल है तो वो अपनी बॉडी के अंदर है, तो वो अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन वो जब फील करेगा भी हाँ अब मेरे पास जो है वो फेवरेबल कंडीशंस आ चुकी हैं, तो वो अपने आप की बॉडी को बर्स्ट कर देगा, मतलब वो स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट जाएगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ जाती हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो तब भी स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, स्पोर्स जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर जो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो स्पोर्स जो है वो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो जहाँ पर भी जिस पार्ट में गिरेंगे, जिस भी सबस्ट्रक्टम में गिरेंगे, ये वो बॉडी होती है, वो चीज़ें होती हैं कि जो उसको फ़ायदा पहुँचाती हैं, या हम सिंपली कहें कि ये फेवरेबल कंडीशन है। तो इस फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये अपने आप को डेवलप करेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील कर लेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए ही उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, वो ग्रो हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। विदाउट एनी फेवरेबल कंडीशंस वो ग्रो नहीं करता। सो द फोर्थ प्रोसेस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब यही है कि कुछ ऐसे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट की जो कि रिप्रोडक्शन ना करवाते हों, लेकिन वो तभी भी ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं करवाते लेकिन वो ग्रो करते हैं। जैसे कि थैलस हो गया, थैलस प्लांट की बॉडी को कहते हैं। रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीफ हो गया।
तो कुछ ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करवाते, लेकिन ये अपनी आप की बॉडी को ग्रो करते हैं. If any of this part develop into a new plant called vegetative propagation. अब ये जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं एक न्यू प्लांट के अंदर, एक प्लांट के फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. सिंपली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती क्या है कि कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट जो डेवलप होके एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करे, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम देते हैं. जब ग्रो हो जाते हैं उसके बाद जल्दी या देर से ही वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो बर्ड्स होते हैं वो एक न्यू प्लांट के अंदर तब्दील हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिंपली डिफाइन किया गया है. दीज स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. मॉर्फोलॉजिकली तो वो डिफरेंट होते ही हैं इन different cases, but usually in all cases they bear one or more bud which develop into a new plant. कुछ ऐसे सेम हो भी सकते हैं. जिस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ आगे रनर्स जो होते हैं हम रूट को कहते हैं. रनर्स क्या होते हैं? रूट को कहते हैं. सिंपली हम क्या कहते हैं, ग्रास हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ज़मीन में उगती हैं. ठीक है, ज़मीनों के ऊपर ही, लेकिन होती ज़मीन पर ही. उनकी रूट्स क्या होती है, ज़मीन पे बिछी हुई होती हैं, स्ट्रॉबेरी और ग्रास की. तो उनको हम बायोलॉजिकली टर्म क्या कहेंगे, रनर. स्टॉलन भी रूट ही है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मिंट, या हम जिसको कहते हैं पुदीना. राइजोम्स, जिंजर जिसको हम कहते हैं अदरक. बल्ब जिसको हम कहते हैं अनियन एंड गार्लिक भी कह सकते हैं. स्टेम ट्यूबर पोटैटो होते हैं. और बल्बिल जिसमें ब्रोयोफाइलस आ जाते हैं. रूट ट्यूबर्स जिसमें स्वीट पोटैटो आ जाता है. फाइलोक्लेट्स जिसमें ओपनटी आ जाता है. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है मोस्ट केसेस के अंदर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिजर्व फूड होता है. वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारा अमाउंट में फूड जो है वो सेव हो चुका होता है, इसकी वजह से वो अपने आप के पार्ट्स को ग्रो करवा सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स की ग्रोथ करवा सकते हैं. अब जैसे इस डायग्राम में है, रनर की एग्जांपल स्टॉलन, शक्कर और ऑफसेट की एग्जांपल है. तो रनर हमने बात की अभी, ग्रास को कहते हैं. ठीक है, और स्टॉलन, मिंट, पुदीना, ये घरों में अक्सर हम देखते होंगे. पुदीना जो होता है उसे हम स्टॉलन कहते हैं एज अ बायोलॉजिकल टर्म में. तो ये सारे क्या हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पार्ट्स हैं जो कि अपने आप ही खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं. अब है यहाँ पे डिफरेंस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एक नेचुरली प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक न्यू प्लांट जो है वो किसी भी ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए से नहीं होता, कुदरती ये ग्रो हो जाता है. लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या होता है, ह्यूमंस की एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और उनकी ही एफर्ट्स की वजह से ग्रोथ करवाई जाती है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं, और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के अंदर सेल या टिश्यू कटिंग के और स्टेम के ज़रिए से ही प्रोपेगेशन करवाई जाती है. स्टेम की बात करें तो उसमें रनर्स आ जाते हैं, वो ग्रो होते हैं हॉरिजेंटली, मतलब ज़मीन से जो है वो सीधे ऊपर की तरफ उगते हैं. उसके बाद रूट्स की बात करें तो वो न्यू प्लांट इमर्जेस, मतलब उगता है दूसरा न्यू प्लांट, जो नया प्लांट होता है वो इमर्ज होता है आउट ऑफ स्वेलिंग मॉडिफाइड रूट, जैसे कि ट्यूबर है. हम रूट ट्यूबर कहें या ट्यूबर किसको कह रहे थे, जो पोटैटो है, जो स्टेम ट्यूबर है उसको हम कह रहे हैं. कि पोटैटो की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो भी सॉलन होता है,
ज़मीन से ऊपर की तरफ उगता है। लीव्स की बात करें, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं अपनी पेरेंट प्लांट से जो है वो डिटैच किए जाते हैं और फिर वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो होते हैं, जिसको हम ब्रोयोफाइलम कहते हैं। ब्रोयोफाइलम में क्या होता है कि प्लांट जो है उसकी लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उसकी इमर्ज उसकी एजेस के ऊपर जो है वो बर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लीफ ही होते हैं एक तरह के, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के बर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो खुद ब खुद भी ग्रो होते हैं, या तो वो अगर सॉइल में खुद ब खुद गिर जाएं तब भी जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन में क्या होता है कि कितने मेथड्स होते हैं। टिश्यू कल्चर हो गया, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए से आर्टिफिशियली प्रोपिगेशन की जाती है। रूट जो है वो यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के अंदर, या कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं उनको भी आर्टिफिशियली प्रोपिगेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। किस तरह से, एक स्टैंडर्ड मतलब कि कंटेनर लिया जाता है जिसके अंदर आपकी टिश्यू को रख दिया जाता है और उस टिश्यू के प्लांट को रख दिया जाता है और उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाती हैं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसको मेंटेन किया जाता है एंड देन फिर वो ग्रो हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली प्रोपिगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट्स के अंदर होती है थ्रू द स्टेम, सकर्स एंड लीव्स। ये नेचुरली होती है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 5.2.2 स्टेम, सकर्स और लीव्स जो हैं वो नेचुरली होते हैं। किस तरह से कि न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? स्टेम हो गया, रूट हो गए और लीव्स हो गए। तो इन्हीं पार्ट्स की जो प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टेम में किस तरह स्टेम जो है वो किस तरह से ग्रो होती है, नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से और आर्टिफिशियली। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम्स में जो है वो बर्ड होती है। जिस तरह से स्टेम में क्या होगा, अनियन भी एक तरह की स्टेम होती है जिसके अंदर बर्ड होता है। डैफोडिल्स भी होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, वो भी एक तरह की स्टेम हो गई। और उसके अलावा भी होते हैं जिनके अंदर स्टेम के ज़रिए से ही वो ग्रो करवाए जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि एक न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। These types of a stem that can produce recognizes runners। कुछ रनर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, राइजोम्स होते हैं, ट्यूबर्स एंड सकर्स होते हैं जो कि अपने आप को ग्रो करवाते हैं। तो लीव्स की अगर हम बात करें तो वो लीव्स भी लीव्स के एजेस या उनकी जो सराउंड के ऊपर जो उनकी कॉर्नर्स होते हैं, साइड के ऊपर या हम एजेस के ऊपर कहें कि बर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स बर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है ब्रोयोफाइलम की। इसके अंदर जो है वो एडवेंटिशियस रूट बनना स्टार्ट हो जाता है, जो अनडिफरेंशिएटेड मास हम कह लें उसको, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। या वो ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद गिर जाए सॉइल के अंदर, या तो उनका कांटेक्ट जो है वो हम खुद करवाते हैं, या तो वो खुद ब खुद सॉइल के साथ कांटेक्ट होते हैं। बहरहाल कि होता क्या है कि ये जो बर्ड है जब सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी तरीके से, वो अपने आप को कुछ टाइम के बाद ग्रो करवाना स्टार्ट करते हैं। वो एक दूसरे पार्ट लीव्स के पार्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वो उस अनडिफरेंशिएटेड मास के ज़रिए से ही एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन सकता है, उस लीव के ज़रिए से। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स एक रूट स्प्राउट होते हैं। बेसिकली ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट स्टेम्स होते हैं जो कि मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम से अराइज होते हैं, रूट की बेस से, और मतलब स्टेम की बेस से और रूट से अराइज होते हैं। या तो हम उनको बर्ड कहें, ठीक है, मतलब कि स्टेम है हमारे पास, उस स्टेम के अंदर जो है वो बर्ड है, नीचे से लेके ऊपर तक बर्ड है, ठीक है। तो वो बेस ऑफ द रूट या बेस ऑफ द स्टेम वहाँ से ग्रो करें। पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट के अंदर क्या है, बर्ड लगा हुआ है, तो उस बर्ड में से जो है वो सकर बनना स्टार्ट हो, जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसे हम कहते हैं सकर्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम जो ग्रो होते हैं उसको एप्पल, एल्म, बनाना ट्री हो गया,
ये जो फ्रूट्स की जो ट्रीज़ होती हैं वो सकर्स के ज़रिए से बनती हैं। तो सकर्स ग्रो होते हैं और एक डेंस कंपोस्ट मैट्स बनाते हैं जो कि अटैच होता है पेरेंट प्लांट के साथ। तो बहुत सारे सकर्स होते हैं और लीड टू द स्मॉल क्रॉप। बहुत छोटी छोटी सकर्स की शेप होती है। इस तरह से डायग्राम में देखें तो ये बिल्कुल रूट से ग्रो हो रहे हैं। स्टेम में एक पार्ट था, उससे ग्रो किया खुद ब खुद ग्रो हुआ। उसे हम क्या कहते हैं, जो भी प्लांट, जो भी आपका शूट है वो ग्रो करे स्टेम की बड से, रूट ऑफ द बेस वहाँ से ग्रो करे, उसे हम सिंपली हम कहते हैं क्या, सकर्स। मेथड होते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ठीक है, आर्टिफिशियल ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ा था, किस तरह से कटिंग हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, क्लोनिंग हो गई। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाते हैं। तो प्लांट्स के बाद बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि इस तरह से कि वो खुद ब खुद ग्रो करवा सके एम्ब्रियोनिक सेंटर्स के ज़रिए से और इन द फॉर्म ऑफ बर्ड की फॉर्म में। इसी तरह से ड्यू टू दिस एम्ब्रियोनिक सेंटर्स की वजह से, इनके पास कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं, तो प्लांट जो है वो कैपेबल होता है कि वो जो है न्यू प्लांट में तब्दील हो सके। तो क्या होता है कि वो जो प्लांट है या टिश्यू हो गया, सेल हो गया, उसको न्यू प्लांट के अंदर तब्दील करने के लिए कटिंग, ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर के ज़रिए से ही का इस्तेमाल करके एक प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले कटिंग की बात करते हैं। कटिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक प्लांट है आपके पास, स्टेम है, स्टेम को आप वी शेप में कट करो। वो एक सॉइल में तो लगा हुआ है, लेकिन उस स्टेम को आप वी शेप में जब कट करते हो और दूसरे प्लांट को भी इसी तरह से ही प्लांट के स्टेम को वी शेप में जब आप कट करोगे एंड देन उस प्लांट में फिट करके जब टेप लगा दो आप, तो उससे भी आपका प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो कटिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ शॉर्ट पीसेस होते हैं स्टेम्स के, उनके अंदर दो या दो से ज़्यादा नोड्स होती हैं, या हम कह लें बर्ड्स होती हैं। उनको कट करके किसी और प्लांट में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा नोड्स जो हैं वो ऊपर होनी चाहिए और बाकी सॉइल के नीचे होनी चाहिए। मतलब वो जो कटिंग होती है वो सॉइल के अंदर एम्बेड करवाई जाए। एटलीस्ट जो वन नोड है वो आपकी सॉइल से अबव होनी चाहिए, ताकि जो एडवेंटिशियस रूट है, शूट है, वो बर्ड के ज़रिए से ग्रो हो सके। तो इसमें क्या होता है कि सॉइल के अबव जो है आपके जो प्लांट आपने लगाया है वो कटिंग के प्रोसेस से ग्रो होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। उसके एग्जांपल में आ जाते हैं शुगर केन, गन्ना, आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे नोट्स होते हैं, उसमें बर्ड लगे होते हैं। तो उन बर्ड को, नोट्स को जब आप ज़मीन में लगाते हो, ठीक है, तो उसमें से भी उसमें नोट्स होते हैं। नोट्स को जब आप ज़मीन में लगाते हो तो उसमें एक या दो वो आपकी सॉइल से अबव होंगे, तो इट मीन्स कि वो ग्रो हो सकते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया, रोज़ हो गया, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं कटिंग की। अब एक ग्राफ्टिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिसके अंदर प्लांट को एक वैरायटी के अंदर डेवलप करवाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्लांट की रूट को दूसरे प्लांट की रूट के साथ अटैच करवाया जाता है। मतलब स्टेम के साथ अटैच करवाया जाता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। वेल एस्टेब्लिश सिस्टम होता है जिसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो प्लांट फ्रॉम विच, जिस प्लांट से लिया जाता है, जिस प्लांट से स्टेम को लिया जाता है उसको सियोन कहते हैं। और जिस प्लांट की रूट या स्टेम में लगाया जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो दो तरह की प्लांट हो गए, वो साथ में आप अटैच करवाते हो, वी शेप स्ट्रक्चर में आप उसको अटैच करवाते हो एंड देन टैप से आप उसको बांध देते हो। वो भले डिफरेंट स्पीशीज़ के क्यों ना हो, ठीक है,
वो डिफरेंट वैराइटीज़ के हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको अटैच करवाते हो तो वो उसमें वो प्लांट की जो फ्रूट है वो ग्रो हो जाती है। वो ऑरेंजेस हो सकते हैं, लाइम हो सकता है, मैंगो हो सकता है, तो वो ग्रो हो सकता है जब आप एक प्लांट की स्टेम को दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ लगाते हो। जो दूसरा प्लांट होता है वो स्टॉक होता है, स्टेम को स्टॉक कहते हैं। तो जब स्कैन और स्टॉक जो है वो अटैच होती हैं आपस में, तो वो एक न्यू प्लांट डेवलप करती हैं। तो उस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। लास्ट हमारे पास क्लोनिंग, जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो टिश्यू है उसको सिलेक्ट किया जाता है। प्लांट आर कल्चर्ड यूजिंग देयर एबिलिटी ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेस्ट ट्यूब। इसमें कोई आप टेस्ट ट्यूब लो या डिश लो, ठीक है, उसके अंदर आप टिश्यू रखो, सेल रखो, किसी भी प्लांट का, किसी भी स्पीशी के प्लांट का आप टिश्यू रखो या सेल रखो, तो वो उसको अंदर आप उसकी वो ग्रोथ होती रहेगी। जब आप उसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस देंगे, हार्मोन्स हो गए, उसको ग्रोथ होने के लिए उसको एक परफेक्ट मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब उसको एक परफेक्ट मीडियम मिलेगा तो उस डिश या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ग्रो होगा तो वो एक बेबी प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कैलस कहते हैं। उस कैलस को फिर हम निकाल के जो है वो एक फील्ड्स में लगा देते हैं, एंड देन फिर वो उस फील्ड्स के अंदर जो है वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट जो है वो क्लोनिंग का प्रोसेस फ्लोएम टिश्यू से करवाया गया था। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू से करवाया गया था, और तब से ये प्रोसेस होता आ रहा है कि क्लोनिंग के ज़रिए भी जो है वो आपके आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हो सकती है। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है एपोमिक्सिस, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है। ठीक है, एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस की टाइप होती है। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर प्लांट्स और इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। एपोमिक्सिस एक तरह की टाइप सीड प्रोडक्शन की टाइप होती है, जिसके अंदर विदाउट मेल और फीमेल की फ्यूजन के ही एपोमिक्सिस का प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है वो पार्थेनोजेनेसिस होती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, इसके अंदर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जहाँ पे एक जो है वो डेवलप होता है, एक कम्प्लीटली इंडिविजुअल सेल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है विद वो फर्टिलाइज हो जाता है विदाउट द फ्यूजन। ठीक है, एक एग है वो फर्टिलाइज हो सकता है विदाउट द फ्यूजन। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्रोसेस के कि स्पीशीज जो है वो कौन सा प्रोसेस कर रही है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंट के भी एम्ब्रियो जो है वो ग्रो हो सकता है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स। जो प्लांट्स और इन्वर्टिब्रेट्स में होता है उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में अंदर क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि इन्वर्टिब्रेट्स या प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। विदाउट द फ्यूजन भी ये फर्टिलाइजेशन के भी एम्ब्रियो ग्रो या डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब गैमेट इन्वॉल्व होते हैं सो वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कह रहे हैं कि गैमेट तो इन्वॉल्व हैं, तो हम इसे क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वो अब इसलिए इसका आंसर ये है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो है आपको फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट्स की जो फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन डज नॉट अकर। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन नहीं होती मेल और फीमेल गैमेट्स की, बस गैमेट्स होते हैं, वो जस्ट डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। उनके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी नहीं होती हैं, होती वो पार्थेनोजेनेसिस है, एपोमिक्सिस है। लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट होगी लेकिन विदाउट द सीड। प्रोडक्शन की कौन सी होगी, एपोमिक्सिस होगी। और पार्थेनोजेनेसिस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो हम ये कहते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है, और एपोमिक्सिस जो है वो पार्थेनोजेनेसिस की टाइप होती है, जिसके अंदर सीड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एपोमिक्सिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सीड की प्रोडक्शन होती है विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फ्यूजन नहीं होती, उसमें भी एक जो है वो डेवलप होता है लेकिन
वो फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन विदाउट फ्यूजन के वो फर्टिलाइज हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।